हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू विद्यानिकेतन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री से संबंधित चैप्टर 3 जिसमें हम लोग को लाइफ इन न्यूलिथिक एज के बारे में स्टडी करना है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मुझे ऐसी आशा है, विश्वास है कि आप लोग चैप्टर 2 को अच्छे ढंग से देखे होंगे, स्टडी किए होंगे और उससे रिलेटेड जो आपको असाइनमेंट विद्यालय के द्वारा प्रोवाइड की गई है उस असाइनमेंट को आपने कंप्लीट कर लिया होगा। क्लियर? कंप्लीट होगा निश्चित रूप से आप लोग का असाइनमेंट। अब हम लोग अपने नए चैप्टर को स्टडी करने से पहले आपको चैप्टर 2 की ओर लेकर के चलते हैं, अर्ली मैन। उस चैप्टर में आपको हमने बताया था कि स्टोन एज याद है? स्टोन एज जिसको हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़े थे। कौन सा 3 भाग? स्टोन एज को 3 भाग में बांटे थे कि नहीं? नहीं है तो आप अपने बुक को उलट करके देखें। चैप्टर 2 में पहला पार्ट था पैलियोलिथिक एज, जिसे हम लोग ओल्ड स्टोन एज के रूप में स्टडी किए। दूसरा भाग था मेसोलिथिक एज, जिसे हम लोग मिडिल स्टोन एज के रूप में स्टडी किए। और तीसरा भाग न्यूलिथिक एज, जिसे हम न्यू स्टोन एज के रूप में स्टडी किए। और उसी चैप्टर में हम लोगों ने सबसे लास्ट टॉपिक पे हम लोग देखे थे कि न्यूलिथिक एज में, देखिए सबसे लास्ट में क्या हम लोग स्टडी किए कि इस एज में न्यूलिथिक एज मैन बिगेन टू ग्रो फूड ऑन ए लार्ज स्केल। माने उस काल में मानव जो था, अर्ली मैन, इस नवपाषाण काल में ग्रो फूड ऑन ए लार्ज स्केल, एक बृहद पैमाने पर भोजन को प्राप्त करने के लिए उसका लार्ज स्केल पर उत्पादन करने की कोशिश करना शुरू किया था। एंड ही ऑल्सो लर्न टू डोमेस्टिक एनिमल एंड बिल्ड परमानेंट हाउस। और साथ ही साथ क्या किया? जानवरों को पालतू बनाना सीखा और अपने आप को परमानेंट सेटल करना सीखा। वैसी जगह पर वो सेटल हुए जहां पर उनको अपने जीवन यापन के लिए सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो रही थी। सबसे लास्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने चैप्टर 2 में स्टडी किया था। तो आज हम लोग उसी चैप्टर से आगे हम लोग 3rd चैप्टर में पार्टिकुलर इस न्यूलिथिक एज में उस जीवन के बारे में पढ़ना है कि कैसे हमारे अर्ली मैन अपने आप को आगे की ओर बढ़ाए, उनका जीवन कैसे था। क्लियर? तो अब आप लोग हम लोग देखें कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से अर्ली मैन वाज फर्स्ट ए हंटर गैथर्स एंड ओनली लेटर ही लर्न टू ग्रो हिज ओन क्रॉप्स। माने अर्ली मैन जो कि पहले हंटर गैथर्स थे और वह खेती करना सीखे, फसलों का उत्पादन करना सीखे। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम लोग जो अर्ली मैन थे वो न्यूलिथिक एज में उनका जीवन कैसा था उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग को 4 पॉइंट पर स्टडी ध्यान केंद्रित करना है। सबसे पहला है फूड कल्टीवेशन एंड एनिमल रेयरिंग ड्यूरिंग दिस न्यूलिथिक एज। माने खाद्य का कल्टीवेशन और जानवरों को पालतू बनाना इस काल में जो होता है वह सीखेंगे कि कैसे पढ़ेंगे कि कैसे फूड कल्टीवेशन हुआ और जानवरों को कैसे पालतू बनाया गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि डेली लाइफ एंड लेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग न्यूलिथिक एज। उनका दैनिक जीवन उस काल में जो मानव थे, अर्ली मैन थे, उस नवपाषाण युग में उनका दैनिक जीवन कैसा था। और साथ ही साथ जब वह आराम करने की मुद्रा में आते थे, लेस्टर पोजीशन में एक्टिविटी में आते थे, तो वह किस तरह के वर्क को संपन्न करते थे। उसके बाद तीसरा टॉपिक रहेगा हम लोग का कि इंपॉर्टेंट साइट ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट्स।
वह कौन कौन सा इंपॉर्टेंट साइट है जहां पर अर्ली मैन न्यूलिथिक पीरियड्स में जाकर के सेटल हुए, जिसमें हम लोग मेहरगढ़ जो कि ईरान में स्थित है, बुलंद पास के नजदीक। दूसरा बुर्जहोम जो कश्मीर में स्थित है। तीसरा दौजिला जो कि असम में स्थित है। इन तीनों साइट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे टूल्स एंड अदर एविडेंस, और भी कई दूसरे साक्ष्य और औजार जो कि हमारे इस न्यूलिथिक एज के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उस नापाषाण काल के बारे में, उस काल के पीरियड में जो हमारे अर्ली मैन थे उनका जीवन यापन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो हम लोग अब शुरू करें कि फूड कल्टीवेशन एंड एनिमल रियरिंग ड्यूरिंग न्यूलिथिक एज। क्लियर? तो ये तो आप जानते हैं। बुक को इस स्टडी से पहले आप अपने सामने कहेंगे कि बुक लेकर के बैठिए ताकि आप वीडियो समझने में और आसानी हो, और आवश्यकता पड़ने पर आप उसको पॉज कर लें और अपने बुक से रिलेटेड टॉपिक को समझ लें और तब फिर वीडियो को देखें, दोनों के साथ टैली करके चलें। क्लियर? तो अब देखिए कि अर्ली मैन, सबसे पहले अभी आपको क्या कहे, फूड कल्टीवेशन। तो भोजन कृषि का जो कार्य किए, अनाजों का उत्पादन जो किए, कैसे किए, कैसे वो सीखे। तो उन्होंने एक सिंपल सा इसमें आपको उदाहरण देकर बताया गया है कि सबसे पहले वो पौधे को स्टडी की, ऑब्जर्व की कि वो पौधे का विकास कैसे हो रहा है, बीज कहां से आ रही है, कैसे उसका ग्रोथ हो रहा है, ग्रोइंग कैसे उसमें डेवलपमेंट आ रही है, कैसे वो आगे जो पौधा बढ़ रहा है, कैसे उसमें फल फूल बीज इत्यादि आ रहे हैं, इसका उन्होंने बारीकी से स्टडी की। देखिए यहाँ पर कि समटाइम्स सीड्स फ्रॉम प्लांट एक्सीडेंटली फेल ऑन द स्वैग। अब तो यही ना देखे कि बीज कहीं ना कहीं से आया होगा, वहां पौधे वो बने होंगे, फिर वह विकास किया होगा, उसमें फल फूल बीज इत्यादि आए होंगे, और उसके बाद उन्होंने उस फल का, उस बीज का सेवन किया होगा। अर्ली मैन ऑब्जर्व, अब इस सारी घटना को वो बारीकी से ऑब्जर्व करते गए। उन्होंने क्या देखा, सीड वेयर लेफ्ट इनटू द सॉइल आफ्टर अ फ्यू डेज ए न्यू प्लांट। उन्होंने बारीकी से स्टडी करके देखे कि जैसे ही हम बीज को मिट्टी में डालते हैं तो कुछ दिनों के उपरांत उसमें से बीज अंकुरित होकर के पौधे बनते हैं, और पौधे जब बढ़ते हैं, आगे की ओर जाते हैं, विकास करते हैं, तो एक नए पेड़ के रूप में सामने आते हैं। He realized that his soul seed in the soil, he could probably grow his own plant, और इस तरह से वह उस बीज से वही पौधे जन्म ले लेते हैं। He tried this with one type of seed, and when he succeeded in growing a plant, he tried the something with other seeds. आपको देख क्या है, उसमें भी देखे कि जिस बीज को हम बोलते हैं उससे उसी तरह के पौधे की प्राप्ति होती है, और ऐसे ही फल फूल इत्यादि हमको प्राप्त होते हैं, दूसरे बीज से दूसरे तरह के पौधे की प्राप्ति होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने रियलाइज किया कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो काफी विशाल होते हैं, बड़े होते हैं, अब बड़े होने के उपरांत उनमें कई वर्ष का समय लग जाता है, तब वह फल फूल बीज इत्यादि देते हैं। और कुछ पौधे ऐसे हैं जो 2 से 3 महीने 4 महीने में उनसे हमको फल फूल या बीज की प्राप्ति हो जाती है, जिसका सेवन वह भोजन के रूप में करते हैं। स्मॉल प्लांट। तो इस सारी प्रक्रिया में, उस फूड कल्टीवेशन में उन्होंने और क्या देखा कि इस पौधे के विकास के लिए और क्या क्या चीज की आवश्यकता है, उनका सेंस थोड़ा डेवलप किया, क्योंकि उनमें वो सेंस पहले नहीं थी कैसे खेती किया जाए। लेकिन जब सेंस डेवलप हुआ, पेड़ पौधों को लगाना सीख गए, उनसे भोज्य पदार्थ प्राप्त करना सीख गए, तो उनमें और थोड़ा सेंस डेवलप हुआ कि भाई इन पौधों को और अच्छे ढंग से कैसे हम डेवलप करवाएं। तो उन्होंने उसमें पानी डालना शुरू किया,
वाटरिंग किए, मेड प्लांट की ग्रो बेटर। तब उन्होंने क्या देखा कि जैसे हम पौधे में पानी देते हैं तो वह पहले की अपेक्षा और ज्यादा विकास करता है और ज्यादा उत्पादन, फूड ग्रेन्स का उत्पादन और बढ़ जाता है। तो ये भी उनका सेंस और विकास कर गया और डेवलप हुआ। सो ही चूज ए स्पॉट नियर। तब इन्होंने क्या किया कि इसके लिए उन्होंने वैसी जगह का चुनाव किया जो नदियों के किनारे था, क्योंकि नदी के किनारे हम लोग जानते हैं कि आसानी से पानी की प्राप्ति हो जाती है। वहां की जो मिट्टी होती है उस पौधे के लिए काफी उपयुक्त होती है, वह एरिया काफी फर्टाइल होता है, उपजाऊ होती है। तो उन्होंने उस नदियों के किनारे अपने आप को सेटल करना शुरू कर दिया। As the month passed, the plant grew bigger and began to yield fruit and vegetables. Man realized that sometimes they produced so much food that it could last him for many months. अब उन्होंने यह महसूस किया कि भोजन को प्राप्त करने में कई महीने का समय इससे लग जाता है। All you had to do was find a way to store it so that it did not get spoiled. और उन्होंने यह भी देखा कि इस अनाज को, इस खाद्य पदार्थ को हम संग्रह करके रखें ताकि वह सड़े नहीं। यह भी उनने सेंस थोड़ा डेवलप किया कि भोजन को आप वह संग्रह करना शुरू कर दिए। इससे पहले तो फल फूल को संग्रह करते थे, अब यह ग्रेन्स रूप में जो उनको फूड की प्राप्ति हो रही है, अनाज के रूप में जो भोजन की प्राप्ति हो रही है, उसको सड़ने से बचाने के लिए उन्होंने उसको अच्छे ढंग से स्टोर करना भी इस न्यूलिथिक पीरियड में शुरू कर दिया। अब इस तरह से वो जो एक जगह से दूसरी जगह तक घूम घूम करके भोजन की तलाश करते थे, ट्रेवल करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वह उन्होंने उसको बंद किया, क्योंकि भोजन तो उनको अब अपने आप प्राप्ति हो रही है, उनकी मेहनत से भोजन की प्राप्ति हो रही है। अब हम लोग उसी में देखेंगे एनिमल डेयरी कि कैसे जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिए। तो लर्निंग टू रियर एनिमल्स, इट वाज नॉट क्रॉप कल्टिवेशन along the help early man to lead to settle life. सिर्फ भोज्य पदार्थ की खेती करके ही वो अपने आप को सेटल नहीं कर रहे थे, साथ ही साथ वह जानवरों को भी पालतू बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिए इस न्यूलिथिक एज में। तो उन्होंने सबसे पहले कुत्ता को डॉग को पालतू बनाया। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आपका आ सकता है। उसके बाद उन्होंने सीप और गोट को भी पालतू बनाया। क्यों पालतू बनाया इन दोनों को? डॉग को क्यों उन्होंने पालतू बनाया? तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था उनकी अपनी सुरक्षा तथा साथ ही साथ भोजन की भी प्राप्ति, क्योंकि कुछ ऐसे जानवर हैं जिनसे उनको भोजन की प्राप्ति हो रही थी, जैसे भेड़ और बकरी, इनसे उनको दूध की प्राप्ति हो रही थी। उसके स्किन का उपयोग ये लोग अपने कपड़े के निर्माण में करते थे, क्लॉथ बनाते थे उससे। उसके दूध का उपयोग क्रीम के रूप में करते थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इन जानवरों का उपयोग वो भोजन के रूप में करते थे। साथ ही साथ डॉग जो कि इनको फसलों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते थे, साथ ही साथ अन्य जानवरों से इनकी भी सुरक्षा हुआ करता था। इसलिए इन जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिए। अब early men found the certain animals such as sheep, goat and cattle were quite gentle. अब दूसरी बात ये भी एक आती है कि यह ऐसे जानवर थे जो काफी जेंटल थे, काफी शांत स्वभाव के थे, इनमें अवेयरनेस नहीं थी। शांत स्वभाव होने के कारण ये आसानी से इनको पालतू बनाया गया। साथ ही साथ जो हिंसक जानवर थे, जो आक्रामक रूप अख्तियार करते थे जानवर, उनको ये लोग अपने समूह में जो पालते थे उस समूह से अलग कर देते थे और उसका प्रयोग भोजन के रूप में कर लेते थे। और
वैसे जानवर का उपयोग ब्रीडिंग में नहीं किया जाता था। जो जेंटल एनिमल्स थे, उन जानवरों के समूह में जो जेंटल थे, उसका लोग ब्रीडिंग के रूप में भी इस्तेमाल करते थे, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन हो, वह वैसा आक्रामक स्वभाव का न हो। अगर उस स्वभाव का वो प्राप्त भी कर लेता था तो उसको लोग भोजन में फिर मार करके खा जाते थे। तो अब हम लोग यहाँ देखें कि पैलियोलिथिक एज में मानव जो कि शिकार करता था, घूम घूम करके जीवन यापन करता था, वह इस न्यूलिथिक एज में बंद होते जा रहा है। He found that the animal could provide him with milk. तो बता दिए, he also realized that they give birth to young ones from time to time. If he protect and took care for the young ones, they would grow and give birth to more young ones. So their number increases. और इस तरह से वो अपने जानवरों जिसको पाल रहे थे उसकी संख्या को बढ़ा रहे थे ब्रीडिंग के द्वारा, और सारे जेंटल एनिमल से ही ब्रीडिंग करवाते थे। जो भी हिंसक जानवर हो जाते थे, आक्रामक हो जाते थे, उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल रेयरिंग टुगेदर इंश्योर्ड दैट ही वाज एबल टू लीड ए सेटल्ड लाइफ। और इस तरह से वह फूड कल्टीवेशन और एनिमल रेयरिंग के द्वारा अपने आप को एक व्यवस्थित जीवन जीने की ओर बढ़ रहे हैं। एक्सैक्ट लाइफ उनकी होती जा रही थी। अब वो घूम घूम करके कहीं भी भोजन की तलाश में नहीं घूमते थे। तो इस तरह से न्यूलिथिक एज में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। तो इस तरह से, तो इसी में हम लोग देखें एक और टॉपिक था कि डोमेस्टिकेशन। देखिएगा अपने बुक में पेज नंबर H21 जो है, H21 में डोमेस्टिकेशन, जो कि डोमेस्टिक शब्द से बना है, यानी पालतू, घरेलू, इस शब्द से डोमेस्टिकेशन बना। तो डोमेस्टिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच मैन सेलेक्ट सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यानी इस प्रक्रिया, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक निश्चित किस्म के पौधे को अपना रहा है और साथ ही साथ एक निश्चित जानवर को, जैसे डॉग, सीप, गोट, कुछ जगहों पर पीक का नाम आता है, उसको पालतू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे जानवरों को अपना रहे जो आसानी से पालतू बन जाए। He keep them under his care and control and use them for the survival। और जिसका उपयोग वह अपने जीवन यापन में उसको कर सके। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम लोग फूड कल्टीवेशन जो फर्स्ट टॉपिक था एंड एनिमल रेयरिंग, इसका स्टडी किए इस पार्ट 1 में। अब हम लोग पार्ट 2 में डेली लाइफ एंड लेस्टर एक्टिविटी ड्यूरिंग न्यूलिथिक एज का स्टडी करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से देखें, इस पार्ट को आप अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, इसका पार्ट 2। थैंक यू।